अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन और सेल टैक्स और इनकम टैक्स के जो रिफंड्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब। आप टैक्स माहिर उमूर हैं, एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं तारक महमूद मेव साहब, आप चेयरमैन हैं सेल टैक्स रिफंड्स कमेटी लाहौर टैक्स बार के, टैक्स एडवाइज़र हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। मामून निसार साहब, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन महंगाई जिस तरीके से ऊपर जा रही है, आप समझते हैं ये हम मुल्क जिसमें रह रहे हैं हम जी पाएंगे? अगर बजट आ गया उसके बाद जो टैक्स नए लग रहे हैं, सब्सिडीज ख़त्म हो रही हैं, और फिर महंगाई कहाँ जाएगी? यूबी भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बड़ा ही हॉट एक फ्लेमिंग टॉपिक है ये आपका इन्फ्लेशन का। जो सूरत हाल है, तो मेरा तो ख्याल है कि बजट तो मिनी बजट्स क्या, मिनी से भी मिनी बजट्स हो रहे हैं। और वो तो पहले तो टेलीविज़न की कोई स्लाइड्स से हम लोग कोई फ़ैसला कर लेते थे, अब तो कोई फेक ट्वीट भी बना दे। तो कल बल्कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइस का 37 रुपीज़ का जंप जो है एकदम वो अनाउंस हुआ और रश लग गया। तो ऐसी एक हाइपर इन्फ्लेटरी किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। इंटरनेशनली भी डेफिनेटली एक इशू है, हम सारा बर्डन जो है ना वो इधर नहीं डाल सकते। मगर हैविंग सेड दैट, बजट का मेरा नहीं ख्याल इस करंट सिनेरियो में कोई इफ़ेक्ट होना है। और बजट के थ्रू अगर गवर्नमेंट समझती है कोई नई टैक्सेस लागू हो सकते हैं या नई चीज़ें हैं, तो वो भी इमटीरियल है। बिकॉज इस बजट को देने के बाद फिर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उनको फ्लक्चुएशन करनी पड़ेगी, उस बजट से भी डिविएट करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट की इस करंट सिनेरियो में कोई ऐसा कोई अहमियत होगी। मुश्किल तरीन बजट नहीं हुआ हुकूमत के लिए? सर, मैं समझता हूँ मुश्किल तो डेफिनेटली है, जो हम जिस सिचुएशन में फाइनेंशियली गुजर रहे हैं, वर्ज ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स है। मगर मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि इस बजट में कोई मेजर फैसले नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड के जिस तरह के फ़ैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं, वो इसलिए कि गवर्नमेंट को अपनी बहुत से फैसलों को वापस भी लेना पड़ेगा, दोबारा से नई चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ेंगी। क्या पता बजट देते साथ ही कुछ और नई शराइत आ जाएं जिनको वो मानना पड़े उनको। अभी हमारा जो है IMF से क्या मामलात बनते हैं, क्या चीज़ें बनती हैं, फिर स्टेट बैंक की क्या पॉलिसीज़ क्लैरिफाई होती हैं, तो ये बजट के बाद भी चीज़ें चलती रहेंगी। मामून साहब, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जी, पेट्रोल मसनूआत दीगर जो चीज़ें आ रही हैं, इस शरह सूद जब बढ़ेगी, फिर कारोबारी हजरात और जो जिनका कर्ज का जिन लिए हुए हैं कारोबारी हजरात ने, उनका क्या बनेगा? वो कहाँ स्टैंड करेंगे? सर, इसको थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख लेना, तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ना, करंटली हमारी एक बड़ी मेजर स्कीम जो लास्ट गवर्नमेंट की चल रही थी, हाउसिंग लोन्स, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। हमसाया मुमालिक से हमारा सबसे ज़्यादा वो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। और इसकी वजह से जो आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर वो एक लोन अनाउंस हुआ था गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, वो लोन अफेक्ट हुआ है। उस लोन की डिस्बर्समेंट और बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा सेटबैक है, और वो लोन्स भी जो है उसकी डिस्बर्समेंट भी रोक गई हुई है। ठीक है। जो लेटेस्ट खबरें हैं वो ये है कि जी उसको ऑफिशियली रोका नहीं गया, बट चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंडर था तो वो पॉलिटिक्स की नज़र हो गई स्कीम, तो अब उसको रोक दिया गया हुआ है। अब जब वो रोक दिया गया तो आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर के जितनी भी कोशिशें की गई उसको रिवाइव कराने के लिए, वो सारी स्टैंड स्टिल पे आकर रुक गई। उसके बाद आपका जो हुकूमत ने उनसे मुआहदा किया हुआ था, वो 2023 तक आपको ये पूछा नहीं जाएगा, अभी नई हुकूमत आ गई है, इसका मतलब वो मुआहदे कलअदम हो जाएंगे? सर, वो चैलेंज, उसकी लीगैलिटी तो चैलेंज नहीं की सकती अंटिल अनलेस उनको रिसेंड कर दिया जाए या उन नोटिफिकेशंस को विदड्रॉ कर दिया जाए, वो किया नहीं जा सकता। अब मसला सिर्फ ये है कि उनसे पूछा ना जाना एक चीज़ है, और उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आना एक दूसरी चीज़ है। जी। तो इन्वेस्टमेंट सर उसी वक्त आएगी जब पैसा होगा। तो करंट सिनेरियो में इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा? अच्छा मामून साहब, जिस पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वो कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल वालों को वो कम पेट्रोल, उन पे टैक्स कम देना चाहिए, या गाड़ी वाले उनसे ज़्यादा लेना चाहिए। ये टारगेटेड जो सब्सिडीज होती हैं, आप समझते हैं पेट्रोल के जरिए इनमें उनको सर ला सकते हैं? हमारे जैसे मुल्क में बिल्कुल फेलियर्स है टारगेटेड सब्सिडीज़। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर पुलिसिंग से मुराद जो हमारी ग्राउंड लेवल फोर्सेस हैं, उसको आप किस तरह मॉनिटर करेंगे? प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरा, पेट्रोल तो जो गरीब है, जो टैक्स नेट में क्राइटेरिया में भी नहीं आता, वो भी उतने का डलवाता है। और जो गाड़ी में वो जो टैक्स पेयर है
वो अच्छा खासा कमाता है, वो भी उसी रेट से वो टैक्स प्रिसाइसली। और उसके अलावा सर जो ये जो सब्सिडी है इसकी मॉनिटरिंग्स नहीं हो सकती, तो टारगेटेड सब्सिडी एक मजाक है कि जी हम इसको टारगेट कर दें। हाँ, इंपोर्ट लेवल पे पॉसिबल है, किसी कस्टम्स लेवल पे पॉसिबल है। मैं अब तो तारक साहब तरफ ही जाऊंगा, लेकिन मामून साहब उस तरफ जो जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, ये जो हम टैक्सेशन है, ये सारा बोझ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए आम आवाम पर पड़ता है। फिर इसको फ़र्क टैक्स पेयर को इससे कोई पड़ता है? जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर असरात मुरतब होते हैं सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही? सर करंट सिनेरियो में तो आम आदमी के ऊपर ही टैक्स पेयर जो है वो तो बर्डन्स के अंदर जिस तरह चल रहा है वो तो चलता जा रहा है, बट इस वक्त जो आम आदमी है जो कि टैक्स पेयर नहीं है या है, वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज पेट्रोलियम प्राइसेस और हाइपर इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है। हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज आप उठते हैं तो आपको नहीं पता कि क्या प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, पर यूनिट प्राइस को कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया हुआ है। तो हाइपर इन्फ्लेशन है, इसके अंदर आम आदमी जो है वो पेसर है, टैक्स पेयर का इससे इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दोबारा आप तक मामून साहब आऊँगा। तारक साहब, आपने FBR के डॉट में ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रिफंड्स पे ब्रीफिंग दी, ये रिफंड्स का कानून है क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है? टैक्स के रिफंड्स के हवाले से हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इनकम टैक्स के हवाले से, रिफ़ंड के हवाले से, सेल टैक्स के रिफ़ंड के हवाले से हमेशा से डिफरेंट रही हैं। अगर हम सेल टैक्स के रिफ़ंड की बात करते हैं तो देखा जाए तो पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया है, नून लीग की जो गवर्नमेंट थी वो जो ना रिफ़ंड्स के हवाले से इतनी जो है ना फ्रेंडली नहीं थी। अब चूँकि आपको है कि 1125 से हम 5 सेक्टर की बात करते हैं तो 1125 को उन्होंने रिसेंट कर दिया, टैक्सेबल वो चीज़ें आ गई जिसका 1 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड्स का इम्प्लीमेंट हो गया। 17% जो है ना एक किसी भी आइटम के ऊपर 0% से लेके जाना, इट इज़ टू मच जो है ना। इन्फ्लेशन एक चीज़ है, एक एक्सपेंसिव कॉस्ट हर लिहाज से चीज़ की बढ़ेगी। तो उस दौरान में गवर्नमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी जी जो ना जो कि साबका गवर्नमेंट हो गई है, उनके साथ डिटेल में उनके साथ मीटिंग्स हुई और उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे कहते हैं फास्ट सिस्टम, यानी रिफंड का फुली ऑटोमेटेड सेल टैक्स रिफंड है जी, जिसके तहत मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम था कि 72 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन ये इन बिटवीन कहीं ना कहीं जो है ना वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी, प्रोसेसिंग उसके अंदर होती थी जो कि बिफोर दिस जो है ना नहीं होती थी। जिसमें सिस्टम था हमारा ERS का सिस्टम जो कि 2011 के अंदर लॉन्च किया, उससे पहले स्टार का सिस्टम था 2002 के अंदर जो है लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। इन सबसे बेहतर जो सिस्टम था वो फास्ट सिस्टम था जो साबका हुकूमत ने किया। और देखें अगर हम बात करें कोविड के हवाले से तो मैं कहता हूं कि जितना अच्छे रिफंड सेल टैक्स में गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान की गवर्नमेंट ने साबका हुकूमत ने दी हैं, किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने मैक्सिमम जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, वो आपको बूस्ट कब मिला है वहाँ पे कि जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जनवरी के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर थे ना वो मई या जून तक के बुक थे। और पाकिस्तान में देखें उसी का एक नतीजा था कि 30,000 से कम या जो है ना वो लूमें पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर फैसलाबाद में ये डिफरेंट जो है ना हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन थे उसमें वो उनकी प्रोसेसिंग के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से वो इंपोर्ट की गई और वो देखें बहुत ज़्यादा उसमें वर्किंग हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस दौर में जो ये गवर्नमेंट का जो ये सिनेरियो है, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये रिफ़ंड के हवाले से कोई इतनी अच्छी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मशहूर है। तो वो शबर ज़ैदी साहब चेयरमैन जो FBR हैं, वो भी 19 अरब का वो अपनी कंपनियों का रिफ़ंड वसूल करके वो भी चले गए थे। ऐसा आपको लगता है हो सकता है, मुमकिन है? देखें वो तो एक अलग से डिबेट है सर जी। आपका क्वेश्चन सिर्फ रिफंड्स के हवाले से था, इकोनॉमिक है। मैं ये समझता हूँ ये मर्जी के रिफंड मर्जी में जो सवाल है मेरा, मर्जी के रिफंड वसूल कर सकता है बंदा जब नहीं देखें सेल टैक्स में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है सर जी। देखें ना, देखें अच्छा सेल टैक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके रिफंड्स बनते हैं? देखिए जिस हम टेक्सटाइल सेक्टर का एप्टामा कहते हैं, दूसरे कहते हैं, ये सेक्टर ज़्यादा है कि दूसरे कोई सेक्टर है? देखें इसमें जो मशहूर जो सेक्टर्स हैं ना वो 5 जीरो रेटेड सेक्टर, जीरो रेटेड सेक्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। और उसमें स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर था, लेदर सेक्टर है,
हमारे जो ना ये कारपेट का सेक्टर है, सर्जिकल गुड्स का है, कुछ केमिकल का सेक्टर, ये 5 सेक्टर थे इसमें प्रिवेल करते थे, जो कि गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल किया और 1125 को रिसेंट किया। जब 1125 को रिसेंट किया तो अंडरस्टूड बात है कि उनके जो वॉल्यूम ऑफ रिफंड्स थे वो इन्हेंस करके जो है ना वो मिलियंस में चले गए, जो लाखों में थे वो मिलियंस में कर गए। अब एक कंपनी का अगर 2 से 3 या 4 से 5 मिलियन एक रिफंड होता है तो अल्टीमेटली 12 मंथ के अंदर तो सजी उसके तो बहुत ज़्यादा एक उसकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो उसका मतलब है कि आपका जो मतलब है सारा, अगर इनको रिफंड मिले हैं तो इसलिए उन्होंने बूस्ट किया है। हमारा एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा गई थी, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा गई है और बड़ा फर्क पड़ता है ना जी। अंडरस्टूड बात है कि जो हमारी परचेजिंग किसी भी कंपनी के पास एक आपके पास रिफंड्स एक कैश फ्लो उनके पास मिल जाता है तो सर जी वो कहीं ना कहीं अपनी परचेजिंग पावर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और अपने जो 2-3 माह के या 6 माह के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रॉपरली मीट कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, जो इम्पोर्ट करते हैं उनके भी रिफंड्स बनते हैं, जैसे आप बता रहे थे मैन्युफैक्चरिंग वाले। इसमें अफजल साहब ऐसा है कि जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उनका तो रिफंड से ताल्लुक कोई नहीं है इसका। ठीक है, जो नई मशीनरी मंगवाते हैं कुछ चीज़ें वो इस तरह की इंपोर्ट करवाते हैं। मशीनरी की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो सेम स्टेट गुड्स में सेल करते हैं ना जी, कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली अल्टीमेटली उसका एंड कंज्यूमर को जाता है, वो उसको मतलब है कि फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी फारिग हो जाता है। लेकिन जो एक्सपोर्टर हजरात जो एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें भी एक मैं बात करता हूँ, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक SRO 565 SRO है, दूसरा DTRE का एक है, और तीसरा इन्होंने एक SRO 327 एक SRO है, जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के हवाले से एक पहले कहीं हद तक उसको जो है ना रोक दिया गया था, लेकिन उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के हवाले से। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें भी जितना उनका इनपुट आउटपुट जो कोफिशिएंट रेशो था ना, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो मतलब है कि इम्पोर्ट करते थे, जो जितनी इंपोर्ट करते थे एज पर अगेंस्ट फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, तो सर जी वो डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम आर जो टैक्सेस। ठीक है, उसमें ना कस्टम ड्यूटी होती थी, ना सेल टैक्स होता था, ना इनकम टैक्स होता था, कोई भी उस पर टैक्स हम मतलब लेवी नहीं होता था। अच्छा तारिक साहब, ये जो रिफंड्स का कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में ही है कि दूसरे ममालिक में भी है? नहीं, तकरीबन जो है ना ये हम दूसरे कंट्रीज़ में भी है। USA की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी रिफंड्स के हवाले से बात करें, वहाँ पे रिफंड का कंसेप्ट है, UK में रिफंड का कंसेप्ट है, इंडिया के अंदर कंसेप्ट है, और सऊदी अरब के अंदर कंसेप्ट है। लेकिन जो है ना UAE के अंदर सेल टैक्स का कंसेप्ट, इनकम टैक्स का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर वैट है। जिस तरह जो है ना 1 जनवरी 2018 से वहाँ पे वैट लग गया था, तो जो कि 5% है वहाँ पे। और उनका सिस्टम की मैं आपके तवज्जो से बात करना चाहूँगा, उनका इतना का फास्ट रिफंड का सिस्टम है, आप वहाँ से परचेजिंग करते हैं और जो है ना एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो है ना आप 5% पे करते हैं। जब आप वापसी के लिए आपकी टिकट होती है, एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक बूथ बना हुआ है, वहाँ पे अपने तमाम की तमाम स्लिप पे एंटर करते हैं, और जो आपका वैट है वो सर जी आपको एट द स्पॉट सर जी आपका रिफंडेबल है। वो इतना फास्ट सिस्टम सर जी वो मैंने देखा है कि वो वैसे टेक्नोलॉजी तो तारिक साहब पाकिस्तान भी इस दफ़ा चौथे नंबर पर है टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ इस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं ई ऑडिट सिस्टम, ई रिफंड सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत लेके आई थी, उसे ये मुमकिन नहीं है हमारी चीज़ें ये पाकिस्तान भी हो सके। पाकिस्तान में जो फास्ट ट्रैक सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि वेरी गुड जो है ना एक जो है ना एक सिस्टम है जो कि फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है रिफ़ंड के हवाले से, और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और मतलब है कि उन्होंने परफॉर्म किया। उसके ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? ये हार्डली मतलब है कि 4 से 5 दिन या 6 दिन नॉर्मली ये चीज़ लगती है, अगर सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। दूसरे मुमालिक में आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं आपको रिफंड मिल जाता है, तो पाकिस्तान में हमारे में पाकिस्तान में जब सिस्टम चल रहा हो तो 3-4 दिन में भी उसका जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो जाता है, प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है। रिफ़ंड के हवाले से सेल्स के रिफ़ंड के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि नंबर 1 है दुनिया के अंदर। अच्छा, रिफंड सेल टैक्स रिफंड की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जो फास्ट सिस्टम है जो। अच्छा, ये सेल टैक्स की जब बात करते हैं, ये 3-3.5 हुकूमत 3.5 साल में सेल टैक्स में तो पहले ऑडिट के बहुत से केस खुलते थे, छापे बहुत से सेल टैक्स मद में वो पड़ते थे। ये 2-3 सालों में क्या कॉन्सेप्ट रहा सेल टैक्स के वाले से खास तौर पे, और बहुत से लोग इसमें बहुत कम रजिस्टर्ड हैं, तादाद के हिसाब से हम देखते हैं तो सेल टैक्स में कुछ ज़्यादा तादाद नहीं है टैक्स पेयर की, 2.25 लाख लोग सिर्फ रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यूसुफ। ये उसमें सर हम बात करते हैं ना, इसमें अगर देखा जाए तो एक अंडरस्टूड बात है कि जब भी जिस तरह आजकल जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ आए हुए हैं 38 के हवाले से, तो आजकल गवर्नमेंट ने वो अपने जो है ना रेवेन्यू शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है आपके सामने कि एज़ पर जो करंट जो रिजीम है गवर्नमेंट की, उनके आगे जो ख़जाने खाली हैं, किसी भी हवाले से
कलेक्शन के हवाले से इस वक्त गवर्नमेंट FBI बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। कलेक्शन पूरी जा रही है, कलेक्शन पूरी जा रही है, लेकिन टारगेट भी पूरे हो रहे हैं, टारगेट अचीव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सर जी वो 38 के छापे जो है ना गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना FBI छूट दे दी है, छूट नहीं दी, छापे मार रहे हैं 38 के। अच्छा। सेल्स के हवाले से मैं बात करूंगा यहाँ पे, आपके इस फोरम से बात करना चाहूँगा कि 38 के जो है ना छापे जो कि पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्टॉप कर दिए थे, रोक दिए थे, उस पर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जो ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और अपना ओथ ली और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर ताजर हुकूमत तो वो थी जिसको लोग कहते सर थे, मैं आपके इस तवज्जो से मैं सर एक बात करना चाहूँगा आपके तवज्जो से, जो कि मुझे कहने में कोई आर नहीं है, कि जो ताजर बरदरी के लिए जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, वो सर जी बहुत ही फ्रेंडली थी और ताजर बरदरी उससे खुश थी। अब देखें बेशुमार जो है ना, अब ये फास्टर के हवाले से मैंने कुछ 3 सालों में ताजर सड़कों पे नहीं आए, ये तो रिकॉर्ड है हमारे सामने। नहीं आया सर जी। सर मैं इससे एक बात भी करना चाहूँगा, पिछले दिनों एक PHMN के हवाले से एक मीटिंग अरेंज हुई है, उसमें कुछ इनके रूमर्स थी कि शायद ये फास्टर सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसके हवाले से जो है ना गवर्नमेंट ये ताजर बरदरी ने बड़ा कंसर्न उनका था कि अगर ये फास्टर सिस्टम ख़त्म हो गया तो फिर हम स्टार उसमें चले गए, उसके अंदर ERS के अंदर, तो फिर हमारे रिफंड जो है ना प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। और फील्ड फॉर्मेशन में जब भी आते हैं तो सर जी वो तातुर का शिकार होना ही होना होता किसी भी हवाले से, किसी भी जहाँ पे हमारा मेन का जो हमारे जो ना शामिल होंगे ना किसी भी हवाले से, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी कि फील्ड फॉर्मेशन के साथ, तो अंडरस्टूड बात है सर जी। अच्छा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, फिर पूछूंगा ये सेल टैक्स के ऑफिसर जो हमारे हैं, जो सेल टैक्स को देखते हैं, वो कितने प्रोफेशनल हैं और इसके कानून के तलाक कहाँ पे किस तरह हो रहा है, आप उससे मुतमईन है। लेकिन ब्रेक से बात पूछूंगा आपसे, पहले मामून से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मामून साहब ये बताइएगा, जिस तरह हम रिफ़ंड की बात कर रहे थे, आप कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ देखते हैं FTO के ख़िलाफ़ या रिफंड्स के ख़िलाफ़ कितने केसेस आए होते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब, जिस तरह अभी तारिक भाई ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो फास्टर सिस्टम, अच्छा बड़ी सरप्राइजिंगली जो हम नॉर्मल एक कैजुअल एक रूटीन बनी हुई है कि जी ये PML जो है वो ऑलवेज बिजनेस मैन को सपोर्टिंग गवर्नमेंट रही है, तो इस दफ़ा एक अजीब एक हमने टिल्ट देखा है। ये फास्टर वाला जो सिस्टम ये बता रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बड़ा बेहतर किस्म का सिस्टम था रिगार्डिंग रिफ़ंड प्रोसेसिंग, और ERS से डिफरेंट था फील्ड फॉर्मेशन। इसी तरह सर लिटिगेशन भी बढ़ना शुरू हो गई है, जिस तरह आपने 11-25 का ये बता रहे हैं प्रोडक्ट्स का, उसी तरह ही जो दूसरी लिटिगेशन है रिफ़ंड्स की वो बढ़ना शुरू हो गई है। ट्राइब्यूनल्स के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बेसिस पर जो स्टेज मिल रहे थे 600 दिन और 800 दिन पे जा रहे थे स्टेज, जी, उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट एक दिया जो डिपार्टमेंटल अपील पे दिया है, वो ये स्टे के साथ मेन केस फिक्स करें, उसकी वजह से डिस्पोजल बढ़ गया। जी, डिस्पोजल बढ़ने की वजह से कुछ मैटर्स जल्दी रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं। DBs भी हमारे लाहौर ट्राइब्यूनल में ATR में DBs भी बढ़ गई हैं, मगर उसके बावजूद लिटिगेशन जो है वो वहाँ की वहीं है और कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ये अदालतों में 15 अरब का रेवेन्यू रुका हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन में कमी है, अदालतों में केस पड़े। आप समझते हैं ये वाकई ऐसे केसेस जो इल्तवा का शिकार है, उसमें रेवेन्यू भी होता है, हुकूमत की इनकम जो आनी चाहिए वो नहीं होती, उसमें रुक जाती है? उसमें सर दोनों बिल्कुल दोनों राय हैं। उसमें रिफंड्स की भी बहुत से मैटर्स रुके होते हैं। उसके अंदर मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि यहाँ पे दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी है हमारी जो कमिश्नर लीगल साहिबान, जो डिपार्टमेंट की जो लीगल टीम है, जो डिपार्टमेंट अपनी लीगल टीम को थोड़ा सा जरा पॉलिश कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी लिटिगेशन रिजॉल्व हो जाए। उससे ज़्यादा वो जो अफसरान असेसमेंट करते हैं उनको तरबियत दिलवा दें। वो भी बात ठीक है। 1 लाख उसकी आमदन नहीं होती, उस पर 5 लाख का उससे टैक्स लगा होता है, पेनल्टी लगी होती है। वो भी पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि आपका टैक्स पेयर जो है वो कितना % लिटिगेशन की तरफ जाता है। जी। अगर वो लिटिगेशन की तरफ जाता है तो लिटिगेशन, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का जो मैं फैसला आपको बता रहा हूँ, एक तो कमिश्नर अपील्स के पास पेंडिंग ना रहे केस, ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग ना रहे, तो आपकी टैक्स कलेक्शन इवेंचुअली बढ़ जाएगी। मामून साहब, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सबसे ज़्यादा जो केसेस लिटिगेशन के वो लाहौर में, ये क्या वजह?
सबसे ज़्यादा लिटिगेशन यहाँ पे होती सर है। हमारा जो है ना यहाँ पर देखिए कराची के अंदर भी हैवी इंपोर्टर हैवी मैन्युफैक्चरर है, जी जी इस्लामाबाद के अंदर भी इंडस्ट्रियल तबका बैठा है, या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हमारे जो दुकानदार तबका है वो पंजाब में है, जी जी उसकी वजह से ना वो नहीं मानता टैक्स को। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये कई दफ़ा हम कोर्ट्स के अंदर भी विटनेस करते हैं। वो कहता है जी अगर मुझे 2 लाख का टैक्स लगा इसको लाख का करके दो, अगर लाख का लगा तो 50,000 का होना चाहिए। तो इवेंचुअली ना वो टैक्स लिटिगेशन में केसेस आ जाते हैं। कंप्लायंस इस्लामाबाद में भी बहुत होती है, बट हैविंग सेड दैट सर ट्राइब्यूनल में और कमिश्नर अपील्स में अगर हमारी लीगल के ऊपर काम हो जाए डिपार्टमेंट्स में, लिटिगेशन कम हो जाए, लिटिगेशन भी कम हो जाए, कलेक्शन बढ़ जाए। सही कह रहे हैं आपकी कलेक्शन बढ़ जाए, जो कलेक्शन में जो ब्लॉक हुई हम हुई है रिफंड्स की जिस तरह बात कर रहे थे, रिफंड जो अदालतों में जाते हैं हाई कोर्ट में, जब रिफंड नहीं मिलता वो क्लेम लेके जाते हैं हाई कोर्ट में, वो क्या वजह डिपार्टमेंट देना नहीं चाहता या एफटीओ के हुक्म पे अमल नहीं होता? आप क्या समझते हैं? सर एफटीओ के तो अहकामात पे तो वैसे काफ़ी देर से वो नहीं हो रहा, वफाल नहीं है वो दायरा एफटीओ का, वफाकी सर मेरा तो ख्याल है कि इसको अब या तो फिर इसको आप एपेलेट फोरम की रजीम के अंदर ले आएं, एफटीओ कंप्लेंट फोरम से निकाल दें, क्योंकि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होनी तो फिर हमें इवेंचुअली उसको लेके जाना है अगले फोरम पे। जी जी उस पर अमल दरामद नहीं होती है, हम बैठे इंतज़ार करते रहते हैं, फिर कंप्लायंस में केस आ जाता है 45 दिन के बाद। जब 45 दिन बाद कंप्लायंस में आता है उसके बाद भी डिपार्टमेंट कई दफ़ा जवाब में नहीं आता। पिछले दिनों एफटीओ साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया जी हमारे ऑर्डर्स पे कंप्लायंस नहीं हो रही। बहुत से जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी एक वॉइस अपनी कंसर्न जो है वो वॉइस की है कि जी क्यों नहीं एफटीओ के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद हो रहा। इवेंचुअली जब हम इस तरफ आते हैं, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट फोरम है, ये कंप्लेंट फोरम है, हाई कोर्ट के फोरम में आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि जी आप एफटीओ में कुछ चीज़ पेंडेंसी नहीं है। हाई कोर्ट फोरम्स के ऊपर भी आप यकीन करें कि इस वक्त करंटली कंटेम्प्ट पिटिशंस के ऊपर डिपार्टमेंट रिप्लाई कर रहा है। इसमें दोनों वजूहात है, फील्ड फॉर्मेशन जिसना तारिक भाई ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, फील्ड फॉर्मेशन के अब कोई नियत नहीं होती काम करने की। दूसरा ये है कि पैसे भी जो रिफंड्स हैं सर वो वैसे भी कोई प्रायोरिटी नहीं होता। डिपार्टमेंट कहता है कलेक्शन होनी चाहिए, पैसे देने की तरफ हमने नहीं जाना। वैसा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शायद जमील खान साहब वो गर्म नहीं हो रहे थे एफबीआर के अफसरान के ऊपर? ये बल्कि सर अभी रिसेंटली कुछ केसेस इनके ऊपर आए हुए हैं। इन्होंने ट्राइब्यूनल की फॉर्मेशन के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है और बाकायदा सेक्रेटरी लीगल साहब को इन्होंने हिदायत दी है कि हर क्वार्टर में इसको आप वॉइस करें कि क्यों नहीं ट्राइब्यूनल्स की जो है वो मेंबर्स प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं। जी जी आपके मेंबरान पूरे नहीं है, 7 मेंबरान हैं, शॉर्ट हैं इस वक्त। अच्छा मामून साहब, अद्वियात फार्मास्यूटिकल जिसकी 40% कीमतों में इजाफा हो गया है। पहले 236H और G पहले मामला चल रहे थे, अगर मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर या रिटेलर खरीदता है तो एडवांस टैक्स देगा। अगर ये अब कीमतें फिर बढ़ गई, मामला किस तरह हल हो गया, होगा क्या? फार्मास्यूटिकल के अंदर सर एक तो प्राइस इंक्रीज़ हुई है, दूसरी बात यह है कि बहुत सी फार्मेसीज हमारी जो हैं वो, तारिक भाई थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा ख्याल है तारिक भाई से भी व्यू आप लें, बहुत सी फार्मेसीज हमारे पाकिस्तान में जनरल स्टोर की भी एक शक्ल है। जी जी, फार्मेसी के साथ साथ वो जनरल स्टोर भी, जनरल स्टोर ठीक है, कोई शक नहीं है। तो वो फिर टियर 1 की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, और देखा ये जा रहा है कि वो बहुत से टियर 1 के नोटिस जा रहे हैं उनको, सही, जो कि आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, तारिक भाई बेहतर समझा सकते हैं सेल टैक्स के पॉइंट पे, कि उसकी वजह से फार्मेसीज जो हैं वो भाग रही हैं। पीओएस इंटीग्रेशन जो आपने पिछले दिनों बड़े मामला गर्म रहे हैं इसमें। जी जी, अब जब फार्मेसीज के ऊपर 3 किस्म की चीज़ें आ गई, एज ए रिटेलर वो 236HG के अंदर भी आ गई, मैन्युफैक्चरर उनको जो माल सप्लाई कर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर इनपुट के ऊपर भी वो टैक्स लग गया, वो प्राइस इंक्रीज भी हो गई, फिर उनको टियर 1 के अंदर भी लेके आया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी आदत नहीं थी उनको। लिटिगेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर तो। लिटिगेशन भी बढ़ेगी, मगर ये निकल नहीं सकते ना सर। देखें, अगर मैंने दूध, अंडे, साबुन भी बेच रहा हूँ फार्मेसी के साथ, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता मैं प्योरली फार्मेसी हूँ। सही कह रहे हैं आप, तो फिर मैं टियर 1 रिटेलर बनता हूँ। मामून साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। तारिक साहब, ये बताइएगा, जो हमारा सेल टैक्स का कानून है, इसका इतलाक आप उसको किस तरह देखते हैं? दूसरे जो हमारे एफबीआर के सेल टैक्स के ऑफिसर हैं, ख़ास तौर पर जो सेल टैक्स को देखते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, तरबियत याफ्ता हैं, या उनको ज़रूरत है इस तरफ आने की, ज़्यादा तरबियत लेने की? बहुत अच्छा सवाल किया जी अपने सेल टैक्स के हवाले से। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो है ना, बिफोर IRS, जब IRS बना था ना, उससे पहले क्या था सेल्स टैक्स के ऑफिसर्स अलग होते थे और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स अलग डील करते थे। ठीक है जी। चूँकि जब से IRS आया तो जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं वही सेल टैक्स को डील कर रहे हैं।
सिर्फ चेंज किया हुआ है। ये इन्होंने 2 साल पहले इन्होंने सिर्फ ऑडिट को अलहदा कर दिया उससे, और जो है ना दूसरे इन्फोर्समेंट को अलहदा ले गए। मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से FBI काफ़ी हद तक काम कर रहा है। डॉट के अंदर उनकी काफ़ी जो है ना ट्रेनिंग के सेशंस भी करवाए जाते हैं। सेल टैक्स के हवाले टैक्स से का चीफ कमिश्नर भी हो, वो सेल टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट बना सकता है? देखिए, मैंने नहीं सुना आज तक क्राइटेरिया सर जी, जो करीब से वो जानता हो चीज़ों को। सर मैं इसमें जवाब देता हूँ कि जो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, तो ऑडिट रिपोर्ट वही काबिल कबूल होगी जिसके अंदर हमारे जो सीनियर ऑडिटर हजरात मतलब इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उसके विदाउट ना तो डीसी की, इवन दो अगर डीसी जो है ना एक ऑडिट रिपोर्ट लिखता है जस्ट, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी जब तक कि उसमें सीनियर ऑडिटर या ऑडिटर इन्वॉल्व ना हो। नहीं तक सब हम देखते हैं ना, सेल टैक्स 2.25 लाख अगर लोग रजिस्टर्ड हैं तो उसको मैं पहले 700 थे सेल टैक्स के पूरे ऑडिट ऑफिसर भी और सेल टैक्स के ऑफिसर भी जितने भी हैं 700 थी। अब मेरा वो तादाद भी 400 450 रह गई है, तो 33,000 का हमला है FBI का। तो फिर सेल टैक्स को सबसे ज़्यादा सेल टैक्स के माध्यम में हुकूमत जो टैक्स वसूल कर रही है। नहीं वो देखें, वो अब देखें ना जो सेल टैक्स की मद में जो टैक्स इशू आपको रिसीव हो रहा है ना जी, वो तो देखें आपको मतलब पोर्ट पे जब एट द टाइम ऑफ पोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बेशुमार आपको टैक्स मिल जाता है यहाँ पे। तो अंडरस्टूड बात है कि जो चीज़ आपको जो रिटर्न के साथ मिलेगी वो तो कितने के लोग होंगे मैन्युफैक्चरर जो दे रहे होंगे आपको तो वहीं से डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है ना जी वहाँ पे इम्पोर्ट पे। तो सेल टैक्स के जो ऑफिसर्स के आपने जो सवाल किया, प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, तो अब जो ना इस पर FBI काफ़ी काम कर रहा है। इसके हवाले से टीचिंग के हवाले से भी बात करें, डॉट में मैंने मतलब एक ये बात देखी है, वहाँ पे भी लोगों को जो 17 या 18 ग्रेड के जो मतलब ऑडिट ऑफिसर होता है या यूनिट ऑफिसर होता है, जो असेसमेंट होती है जी, वो उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपने मामून भाई से क्वेश्चन किया था कि जी यहाँ पे बेशुमार गवर्नमेंट के पैसे, जो गवर्नमेंट मतलब कहती है जो हमारे पैसे ये लिटिगेशन में जो है ना फंसे हुए हैं, बेशुमार 12 अरब के समथिंग की जो अमाउंट जो है, बेसिकली वहाँ पे देखा जाए तो बेशुमार किस्म की जो है ऐसी असेसमेंट्स है जो अग्रीड है ही नहीं असेसमेंट। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पर आप प्रॉपरली एक टैक्स पेयर को मौका दें अपने मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से, अगर वहाँ पर देखिए मैं इसके एग्जांपल ये देता हूँ, अब टैक्स ईयर 2016 की बात देखें, इस वक्त क्या हो रहा है कि वो किसी को देखने रहे अनड्यू वहाँ पे सही टैक्स लगाए जा रहे हैं, आपको 161 देख रहे हैं 205 के। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उसमें विद होल्डिंग के हवाले से रूल 44(4) की बात करें, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2016 के जो नोटिस आपको असेसमेंट हो रहे हैं, 101-1 की आपको जजमेंट मिल रही है, 122(9) के अंदर आपको 16 की आ रही है। अब देखें यहाँ पे 5-6 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सोई हुई थी। इस हवाले से देखें ना, अगर FBI देखा जाए तो मेरा ये मानना है, अब 1 माह के अंदर से जी हाउ इज़ पॉसिबल कैसे जी बंदा अपनी भी मतलब मसरूफियात हो सकती हैं, बंदा टैक्स पेयर को भी इशू बन सकता है, जो उसका लॉयर है उसको भी मतलब कोई ना कोई दूसरे केसेस के हवाले से जो है उसकी भी बिजनेस हो सकती है। लेकिन अब चूँकि उन्होंने कहना कि जी एक जजमेंट देंगे, दूसरे जजमेंट पर आपको जो है ना वो एक्सपार्टी फैसला कर देंगे, विदाउट जो है ना एक्सपार्ट फैसला होगा, एक्सपार्ट फैसला हो गया। रब के कानून में भी माफ़ी का कॉन्सेप्ट है, एक गलती कर लो तो माफ़ी मांग लो तो माफ़ी मिल सकती है। अगर 122(9) का नोटिस आ जाए उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं करवा सकते, तो गलती कर ली तो आप फंस गए। ये भी देखें, बात ये कि जब 122(9) की जब आप वहाँ से नोटिस निकलता है तो बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ 1225 के अंदर हम उसको कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, किस हवाले से। वो तो जब इशू नोटिस से इशू हो जाएगा उसके बाद में पता चलेगा कि यार ये मैं जो रेक्टिफाई कर लेता, उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन का देता ही नहीं है, सवाल ही बात नहीं है। ऑडिट का जो सेल टैक्स का निज़ाम है उसको आप किस तरह देखते हैं? ऑडिट का निज़ाम देखें, ये तो ज़रूरी बात है कि जो है ना 72B में जाके सिलेक्शन उनकी होती है, वहाँ पे इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेल्टिंग होती है। लेकिन अब चूँकि जो है ना सेक्शन 25 से कमिश्नर भी जो है ना इसको निकाल रहा है, लेकिन इसमें एक जजमेंट आई हुई है DG खान सिमेंट के हवाले से, वहाँ पे अगर देखा जाए उसके हवाले से देखा जाए तो मतलब है कि कमिश्नर जो है ना इटसेल्फ वो अपने तौर पावर्स को इस्तेमाल करते हुए 25 कर सकता है। लेकिन उसमें कहीं देखा जाए तो देखें ना, जो बेल्टिंग में सेलेक्ट होते हैं उनके तो केस वो तो कंप्लीट होते ही नहीं आपके पास, और 15-16 के चल रहे होते हैं नोटिस, अब तो 20-21 के भी आ रहे हैं ना। लेकिन सच वो जो आपके बेल्टिंग में निकले, अब बेशुमार ऐसे केसेस हैं कुछ जो टाइम बार्ड हो रहे हैं। आप समझते FBI का जो अमला है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है या सेल टैक्स का ऑफिसर है, उनका काम रिफंड देना या ऑडिट नहीं है, उनका काम सिर्फ टैक्स किसी भी तरीके से कलेक्शन करना है ताकि टारगेट पूरे, ये इस तरह कहना चाहते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद बहुत प्यारा सवाल, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी तारक साहब। फजल साहब, उसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि हम रिफ़ंड के हवाले से जब जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग और रिफ़ंड की बात हो, चाहे सेल टैक्स की बात हो, स्पेशली आप मई जून में चले जाएं तो वो तो बिल्कुल जो है ना कहते हैं कि जनाब ये तो हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं कि रिफ़ंड को प्रोसेस करना ही नहीं है, उसके रिफ़ंड के फोल्डर को खोलना ही नहीं है। किसी भी काम कर रहे होते हैं। 147 की एडवांस टैक्स की बात करें तो कलेक्शन सिर्फ उनका ये इस टारगेट गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्शन है, इसके अतः अलावा पूरा करना है जो भी हुकूमत ने दिया है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट दे दिया उसको उन्होंने अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, जबकि अपने पहले बात की टारगेट उनके अचीव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या अनसर्टेनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से या एफबीआई की तरफ से कि वो उनका सिर्फ एक ही जो है ना पर्पज़ है। उनकी मीटिंग एक मीटिंग मंडे वाली मीटिंग होती है, एक फ्राइडे वाली मीटिंग एक होती एक दिन है। में 3-3 मीटिंग होती हैं। वो तो अलग चीज़ है ना जी, लेकिन जो समझे कि जो मैं समझता हूँ जो डिसाइडेड वैसे तो फिर डिपार्टमेंट मासूम है ना सर, फिर अफसरान मासूम है ना, जिनको टारगेट भी एक कमिश्नर ने बुलाना है, एडिशनल को जिसको बुलाना है, देखो ये इतने मुझे आपका ये टारगेट यहाँ से चाहिए, फिर वो अपने इंस्पेक्टर को बुलाएगा, भाई कितने आपके बंदे हैं सबको नोटिस कर दो, ऐसे ही होगा ना। जो असेसिंग ऑफिसर होता है ना जी, किसी भी हवाले से वो तो जो है ना जो इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर से मिल रही होती हैं उसको उन्होंने फॉलो करना होता है किसी भी हवाले से। लेकिन मैं फिर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा उस पर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि इस आपके इस फोरम से जो है लोगों तो एफबीआर तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि मैं ये समझता हूँ जब भी इनकी एसीआर जाती है किसी भी हवाले से, एक रिपोर्टिंग की जाती है परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उसमें बाकायदा एफबीआर पूछता है कि आपने कितने रिफंड प्रोसेस किए। तो मेरा ख्याल है कि फिर सिफर ही होगा, सॉरी सिफर का नुकता होगा वहाँ पे। देखो जी वो ये चीज़ें नहीं होगा, अब लफ्ज़ लेकिन उनका काम है बस रिफंड करना। उनका लफ्ज़ है प्रोसेसिंग का, रिफंड देना पर्पज़ नहीं है रिफंड का प्रोसेसिंग का है। अब प्रोसेसिंग तो मैं खुद लिख सकता हूँ जी, मैं एक ऑफिसर लिख सकता है जी मैंने 10 केस को प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया। अच्छा डॉक्टर साहब का जब हम देखते हैं माजी में सेल टैक्स पे रिफंड पे बहुत से फ्रॉड हुए, अब इस दौर में कोई ऐसा मुमकिन है फ्रॉड करना सेल टैक्स की रिफंड की मद में? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो पहले बिफोर 5 ईयर्स जो है ना इसमें फ़ेक का और फ्लाइंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि फ़ेक टोटल ख़त्म हो गया। फ़ेक अब किसी भी हवाले से पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली इन सेल टैक्स में। अब इनकम टैक्स की में बात करें तो अब गवर्नमेंट ने एफबीआर ने वो भी एक बहुत प्यारा निज़ाम बना दिया है कि यहाँ से अभी आपकी जो भी पेमेंट्स आ रही हैं आएंगी या आ रही हैं वो थ्रू आपको जो है ना उसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रही हैं किसी भी हवाले से। 170 का जो ऑर्डर है 4 के 174 का जो ऑर्डर जाएगा इस्लामाबाद में वो आपकी सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट है वहीं से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे पेमेंट। पहले ऐसा मतलब है कि होता रहा है कि जी 1 साल के एक टैक्स पेयर को हो सकता है 2 से 3 दफ़ा रिफंड दे दिया गया, इनकम टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन सेल टैक्स में ऐसा कभी भी नहीं होता। सेल टैक्स में पहले भी जो है ना एक स्टार का सिस्टम काम कर रहा था, वो प्रॉपरली जो भी हमारी 25 की इन्वाइस हैं प्रॉपरली जो है ना वो एक प्रोसेसिंग ऑफिसर सीनियर ऑडिटर एक प्रोसेस करता था, उसकी इन डिटेल उसकी स्क्रूटनी होती थी। आपका ये रिफंड सिस्टम जो बना दिया गया है, अब भी अफसरान जब आप क्लेम करते हैं रिफंड लेने के लिए दरख्वास्त देते हैं कुछ भी, वो फिर भी परसेंटेज मांगी जाती है अब भी ये निज़ाम आने के बाद भी? परसेंटेज के हवाले से सर ये तो जो है ना जब तक हमारी जो है ना मेन की जो है ना लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन किसी भी फील्ड फॉर्मेशन के साथ होगी ना तो कहीं ना कहीं तो ये तो इन्वॉल्वमेंट किसी भी हवाले से। सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के कवानीन दोनों को अगर देखते हैं या टैक्स पेयर आप देखते हैं, क्योंकि आप तो उसको टैक्स एडवाइज़र भी हैं, सेल टैक्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो है डिपार्टमेंट की हुकूमत की या इनकम टैक्स की तरफ? देखिए दोनों के अपनी फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं जी। इनकम टैक्स का एक अपना क्राइटेरिया है, एक बीटीबी बनाया हुआ है इदारा, बीटीबी वो खत्म गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के लिए है, वो सेल टैक्स के लिए बीटीबी का मैं इदारा बात कर दूँ, बीटीबी का इदारा वो इनकम टैक्स के हवाले से था, वो स्पेशली इनकम टैक्स को डील करता था। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया, उसको जो है ना जब उसके हवाले से देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो है ना गवर्नमेंट के बढ़ रहे थे ये फाइलर के हवाले से। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इदारा आज भी प्रॉपर काम कर रहा होता तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़नी थे, कम नहीं होने थे किसी भी हवाले से। ये सेल टैक्स की जो तलवार है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो 30 लाख या 32 लाख लोग गोशवारे दे रहे हैं उनके ऊपर है, या फिर आम जो टैक्स क्राइटेरिया में भी नहीं आते सबसे ज़्यादा उनके ऊपर लटकती है? देखिए टैक्स जो सेल टैक्स है अल्टीमेटली जो है ना वो तो एक एंड कंज्यूमर ने पे करना है, कोई भी टैक्स है किसी भी हवाले से, ना तो वो इम्पोर्टर ने सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी तलवार आवाम के ऊपर सेल टैक्स की। और जितने सेल टैक्स का ज़्यादा रेट है हमारे मुल्क में, दुनिया में भी ऐसे ही हैं? नहीं, वो बहुत से कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा रेट भी हैं। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा जी कि डेयरीज़ का एक सेक्टर था, डेयरीज़ का सेक्टर है, ठीक है जी।
उसको इन्होंने 2016 तक जीरोड किया था, उसके बाद एग्जाम कर दिया था। फिर दोबारा 2021 के अंदर फिर दोबारा उन्होंने उसको जीरोड कर दिया, ये इस बजट के जो लास्ट बजट हुआ था। अब देखें जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसका एक एम था कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है ना उसको कहीं ना कहीं हद तक डॉक्यूमेंट किया जाए किसी भी हवाले से, और वो बड़ा एक पार्ट था। देखें उसी के तनाज़र के अंदर ये जो आपका जब मिनी बजट आया था जनवरी के अंदर, 15 जनवरी का जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 16 जनवरी से ऑनवर्ड हुआ, इसके अंदर बड़ा एक रोल प्ले किया गया किसके हवाले से, फार्मास्यूटिकल कंपनी के हवाले से। अब क्या हुआ कि उसमें उन्होंने उस चीज़ को जीरो कर दिया, उसके रॉ मटेरियल को टैक्सेबल कर दिया, और जो उसकी जो थी जो ना सेल उसके जीरो कर दिया। पहले वो एग्जाम्प्ट थी, वो कॉस्टिंग का पार्ट बनता था ना जी। अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली उससे एंड कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड कंज्यूमर को उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जी जो मैन्युफैक्चर हजरात हैं, जो मार्केटिंग जो मतलब कंपनीज़ हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं, वो अपना रिफ़ंड गवर्नमेंट से क्लेम करें। अब मैंने वहाँ पे एक इसके हवाले से भी इस तवज्जो से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने इसको कोशिश की है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से इकॉनमी में कन्वर्ट करने के हवाले से, तो इसको भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह इसको भी फास्टेस्ट ट्रैक पे लेके आया जाए। अगर देखें जब हमारा रिफंड वहाँ पे, इसका मतलब पीओएस का जो सिस्टम हुकूमत लाई है, अब इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको करना चाहती है, उसके पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से मुआशरत के लिए ये अब दुरुस्त इक़दाम है क्या? वाकई आप जैसे आप 10 15 20 साल से इस लाइन में है, हुकूमत वाकई चाहती है दस्तावेज मुआशरत मुमकिन हो? नहीं देखें पीओएस के हवाले से एक तो टारगेट होता है ना, हमारा मंजिल होती है, सिमत होती है, हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करना है। हमारा काम तो सिर्फ टैक्स लेना है, वो किस तरीके से डबल आ जाए, क्योंकि जो रजिस्टर है वो कम फाइलर है, जो उसको कम टैक्स पड़ता है, जो नहीं है उसको डबल टैक्स। देखिए गवर्नमेंट की हर गवर्नमेंट की कोशिश रही है कि हमारे नंबर ऑफ टैक्स बढ़ें किसी भी हवाले जो से। सख्त फैसले हैं फिर तो वो कानून में करने चाहिए, ये तो नहीं करने चाहिए पेट्रोल बढ़ा दिया या महंगाई का वो कम बढ़ा दिया। असल में हक़ाइक़ तो फिर ये है ना, ये तो कानून में हमें वो इस्लाहत लानी चाहिए, पॉलिसियों में हमें इस्लाहत लानी चाहिए, ताकि जो आम आदमी है जिसको हम कहते हैं गरीब है, वो फिगर से नीचे है, उसके लिए आसानी हो। फिर तो हमारे कानून तो फिर वो सब गरीब के लिए अमीर के लिए तो कोई ना हुए। एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है। मैं वो आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि सेल्स टैक्स सही भी पड़ेगा किसी भी हवाले से। सर वो मैन्युफैक्चरिंग पे करेगा, वो इंपोर्टर पे करेगा, होलसेल पे करेगा, वो रिटेल पे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, किसी ने पे नहीं करना। एंड कंज्यूमर जो भी है ना अवाम, वो पे करेगी किसी भी हवाले से। रिटेल प्राइस जो आपके जो है ना थर्ड शेड्यूल आइटम में देखें, आपकी जो है ना बेशुमार चीज़ें वहाँ पे आपकी पोर्ट के ऊपर ले हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, एक उपास है जो हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। एक ज़मींदार उसको बीजता है, पानी लगाता है, उसमें टैक्स देता है, खाद डालता है उसमें टैक्स देता है, दवाइयाँ डालता है उसमें खाद देता है, जो टैक्स देता है, उसको बेचता है फिर टैक्स देता है, फिर उसको खरीदने वाला फिर वो टैक्स देता है, फिर कपड़ा बनाने वाला टैक्स देता है, फिर वो एंड पे आके कंज्यूमर जो उसको कपड़े को पहनता है वो भी टैक्स देता है। ये जो निज़ाम है हमारा सेल टैक्स का, ये जुल्म नहीं है। ये बेसिकली इसमें मैं ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसको कहीं ना कहीं हद तक अगर फिक्स कर दिया जाए ना किसी भी सेंस में, किसी भी सेंस में ला के उसको एक जिस तरह वैट की हमने बात की है, किसी भी हवाले से अगर वैट का एक निज़ाम एक सिंगल डिजिट पे आ जाए किसी भी हवाले से, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हद तक जो महंगाई का जो एक बुरहान एक पैदा हुआ है कहीं ना कहीं तक वो चीज़ हो सकती है। एक हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि 17% हम सेल टैक्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 20% टैक्स लें परचेज टैक्स। परचेज टैक्स वही सेल टैक्स हम कहते हैं, बाकी इनकम टैक्स सब कुछ छोड़ दें, टोल प्लाजा खत्म, हर चीज़ एक्साइज ड्यूटी सब कुछ ख़त्म कर दें। उनके मुताबिक 17,000 अरब रुपया इकट्ठा होता है पाकिस्तान से, जो हम 6,000 पे भी खड़े हैं। तो फिर मतलब फिर वो एक ही टैक्स रख लें, बाकी सारे खत्म करना मुमकिन है इस तरह? पॉसिबिलिटीज़ वेल हम बेसिकली परचेज जितना पैसा खर्च होगा उस पर, जितना मैंने अगर मैं 20,000 कमाता हूँ, मैंने 20,000 पे टैक्स देना है। Exactly, 20%। अगर मैं 1 लाख रुपया खर्च करता हूँ तो मैंने उस पर 20% देना है। मैं सारा पैसा बाहर लेके चला जाऊँ, मैंने 20% ही देना है। देखिए हर एक अपने अपने टैक्स के हवाले से बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, कस्टम की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, फेडरल एक्साइज की बात करें या एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात करें, तो इनके तमाम के तमाम अपने अपने फील्ड्स हैं और अपने लॉज हैं, और जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से कॉम्प्लिकेटेड कवानीन तो इसलिए बनाए जाते हैं ना टैक्स पेयर को समझ आए, ना टैक्स कंसल्टेंट को समझ आए।
लोग अदालतों में, इसीलिए तो हम पहले कह रहे थे वो लिटिगेशन ये कहीं ना कहीं हद तक जो है ना इसको ऐसे के जो कानून तो ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी, जो टैक्सपेयर समझ सके, उसको पता हो मैंने ये करना है। इस तरह के जो है ना अच्छा आसान तर साहब, टाइम का मैं आसान ऐप की बात करूँ, गवर्नमेंट ने आसान ऐप के हवाले से एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि आप एक सिंगल एक पेज की आप मोबाइल ऐप से भी करें तो अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट ये है कि जो ना हमारे इधर ना एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर साल हर इनकम टैक्स की रिटर्न तो साल बाद जाती है, सेल टैक्स की तो हर माह वो जमा करवानी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी पेनल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से कोई इकदाम उठाना चाहिए हुकूमत को। गवर्नमेंट देखो सिंप्लीफाई करे, बेशुमार चीज़ें आईआरएस के अंदर जब इन्होंने कन्वर्ट किया है, दिसंबर 2022 से जो 21 से जो रिटर्न गई है, तो उससे पहले जो रिटर्न जारी थी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतर थी रिटर्न। अब चूंकि यहाँ पे काफ़ी उसके अंदर एम्बिग्यूटीज आई हैं, सिर्फ वो आईआरएस के हवाले से इन्होंने उसको अटैच किया है, तो लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें हैं उसके अंदर। 700 अरब रुपया लगा के एक सिस्टम बनाया जाता है। अब जैसे आईआरएस, पराल, ये दीगर वो FBI ने तजर्बात किए हैं ना, जब लोग उसको समझना शुरू कर देते हैं सिस्टम को, उसको फिर बदल दिया जाता है। ये भी अलमिया है ना हमारे को समझ ना पाए। ये भी एक चीज़ गलत अच्छा है मामू किसी साहब, हवाले से। क्योंकि टाइम कम है, आज हम सेल टैक्स को ज़्यादा इनकम टैक्स की दोनों को मुआवजना करें तो हमें कहाँ स्टैंड करना चाहिए? अगर आप पाकिस्तान की वाकई पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, टैक्स निज़ाम में अपने आमदन को बढ़ाना चाहते हैं, गैर मुल्की कर्जों से निजात चाहते हैं, हमें इनकम टैक्स पे तवज्जो देनी होगी कि सेल टैक्स पे तवज्जो देनी चाहिए? हमें सेल टैक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, बड़ी सीरियसली, बहुत सीरियस ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मुल्क का भला चाहते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस, मेरी बड़ी छोटी सी एक रिकमेंडेशंस है। जी जी, रिमांड बैक केसेस की टाइम लिमिटेशन को डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है। तारिक भाई ने बात की बीटीबी यूनिट्स के अंदर दोबारा से उनको फाल किया जाए, अलग से जोन्स बनाई जाएं, उसमें सेल टैक्स इनकम टैक्स दोनों के ऑफिसर्स बिठाएं, ताकि वो बीटीबी के यूनिट्स ये तयन करें कौन से बंदे को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो, और उनके ऊपर छापे पड़ के उनको रजिस्टर किया जाए, रादर दैन जो कि करंट जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर सेक्शन 38 की आप स्टॉक टेकिंग करें, आप नए टैक्स पेयर निकालें मार्केट में। सही है। रिमांड बैक केसेस की लिमिटेशन पहले नोटिस देने के बाद एक टाइम लिमिट सेट हो कि 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड करें उस प्रोसीडिंग को। जी जी सर, उससे करप्शन भी खत्म होगी, लिटिगेशन भी कम होएगी और रेवेन्यू कलेक्शन होएगी, और ऑफिसर फिर अगले केस की तरफ सोचेगा रादर देन कि मैंने पिछला जो केस है अभी उसके अंदर और फर्दर अगले को नोटिस देना। तारिक साहब, आखिरी ऑप्शन सवाल मेरा ये है, आपने प्रपोजल भी देनी है, दूसरा ये रिफंड्स के लिए कोई टाइम लिमिट भी है इसकी? जिस तरह आप एक कानून बता रहे थे सेक्शन 170 ए जो आ रहा है, वो क्या है, इस पर कोई है? जी, 170 एक बहुत अच्छा इन्होंने एक इकदाम उठाने जा रही है गवर्नमेंट के 170 के अंदर एक क्लास ऐड कर रहे हैं ए के हवाले से ना जी। तो उसमें क्या चीज़ है कि जब 170 की हम एप्लीकेशन मूव करते थे फॉर जो है ना कलेक्शन या रिफ़ंड के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, तो उसका टाइम लिमिट 2 साल थी। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें जो है ना इंशाल्लाह इसमें आ जाएगी एडिशन कि अब जो रिटर्न फाइल होगी एट द टाइम ऑफ जो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वही कंसिडर होगी रिफंड के हवाले से। अलहदे से उसकी जो है ना अलहदे से 170 की एप्लीकेशन मूव नहीं करनी पड़ेगी, और टाइम लिमिटेशन जो है ना वो लिमिटेशन का वो चैप्टर समझो क्लोज हो जाएगा किसी भी हवाले से। ये एक गवर्नमेंट का बड़ा एक पॉजिटिव एक जो है ना एक इकदाम है, और इसको गवर्नमेंट को सराहना चाहिए, FBI को इस हवाले से हम बात करें, क्योंकि बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे जो वकला भाई हैं, हमारे कुलीग्स हैं, उनको भी वो ये समझते हैं कि अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी है तो हमने एक रिफंड क्लेम कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको जो है ना ऑनलाइन में हम नहीं डालेंगे 170 की एप्लीकेशन और मैनुअल कमीशनर को नहीं देंगे, कंसर्न कमीशनर को, तो तब तक वो इंटरटेन नहीं होगी रिफंड की प्रोसेसिंग के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें, हाँ, फिर गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ये समझे कि ड्यूटी बढ़ जाएगी कि जब हमने रिफंड के लिए रिटर्न अपनी फाइल कर दी है तो गवर्नमेंट फिर हमसे डिमांड करेगी डॉक्यूमेंट के लिए, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, ये हमें हार्ड कॉपीज़ दें, इसके हवाले से जो भी हमारे आपके जो टैक्स के कलेक्शंस हुई है, टैक्स की डिडक्शंस हुई हैं, वो हमें जो है ना वो सर्टिफिकेट दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है ये सब। तारिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स पेयर के लिए हुकूमत अगर आसानियाँ पैदा करेगी, टैक्स रेट को कम करेगी, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिस तरह हुकूमत फरमात कहती है 2.5 करोड़ लोगों का डाटा हमारे पास मौजूद है, टैक्स रेट को इनकम टैक्स के या सेल टैक्स के उनको रेट्स को कम करें, लोगों को रजिस्टर करें। अगर जो रजिस्टर्ड ना हो उनके ऊपर जो से भी कानून लागू होता है वो कानून करें आगे, ताकि लोग टैक्स नेट में शामिल हों, जो ना हो वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हों। अगर टैक्स रेवेन्यू वो जमा होगा, हमारी आमदन बढ़ेगी, हमारे मुल्क की आमदन बढ़ेगी, तो गैर मुल्की कर्ज़ों से हमारी निजात हमें मिलेगी। जो आज IMF की शराइत के ऊपर जो महंगाई का बम
हमारे आवाम पर गिराया जा रहा है वो हम उस बम से बच सकेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।